chemicals to impart colors in the petals of the flowers, like in the rose petals. Vacuoles store red colored pigment, giving it an attractive color. फिर क्या है, in plant cells they can store air also that is used by the leaf cells during closure period of stomata. जिस समय लीफ के स्टोमाटा क्लोज रहते हैं, है ना, तो उस समय क्या होगा, रेस्पिरेशन के दौरान, प्लांट्स और एनिमल्स में रेस्पिरेशन दोनों हम लोग देख चुके हैं। प्लांट में रेस्पिरेशन हम लोग देखे हैं सेल वाइज, मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस सेल वाइज देखे हैं। कहाँ के सेल्स, जैसे रूट के सेल्स हैं वो कैसे गैसेस एक्सचेंज करेंगे, स्टेम के सेल्स हैं वो कैसे गैसेस एक्सचेंज करेंगे, लीफ के हैं वो कैसे करेंगे। तो रूट और स्टेम के लिए ऑप्शन है, उनके पास लेंटिसेल्स होते हैं and they are continuously open, they are not going to close at any moment. तो continuously एटमॉस्फेरिक एयर के कांटेक्ट में वो है, इसलिए वहां पे ऑक्सीजन का डर्थ यानी कमी नहीं होगी। लेकिन फॉर द लीव्स इट इज द स्टोमाटा ओनली व्हिच मेक्स वे फॉर द एयर। हवा के आने जाने के लिए स्टोमाटा ही एकमात्र वो जगह है जो कि लीव्स में जगह बनाता है ना। तो वो अगर डे टाइम में क्लोज हो गया, जैसे कि कैम साइकिल याद है, क्रासुलेंट एसिड मेटाबॉलिज्म, कैम साइकिल शो करने वाले डार्क रिएक्शन का एक हिस्सा था, एक टाइप था, जिनमें किन में होता था, जो जेरोफाइट्स हैं, है ना। तो वो डे टाइम में उनका स्टोमाटा क्लोज रहता है, तो उस समय कैसे रेस्पिरेशन करेगा, ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा। तो इन दैट केस यही स्टोमाटा है ना, जो रात में जब खुलेगा तब एयर आने का जगह बनेगा। तो ऐसी स्थिति में इनके वैक्यूल्स जो एयर रखते हैं, जिस समय गैसेस एक्सचेंज हो रहा होगा, वही एयर इसको सपोर्ट करता है, वही ऑक्सीजन इसको सपोर्ट करता है ड्यूरिंग दैट टाइम फॉर रेस्पिरेशन, है ना। क्योंकि यूकैरियोटिक सेल्स हैं, पूरी तरह से एनारोबिक हो जाएंगे तो फिर तो उनका डेथ हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया है एनर्जी जनरेशन करने के लिए, वो काम कैसे करेगा। सो दिस इज इट। नंबर 5, समटाइम्स they are used by the, sometimes क्या, many a times कहेंगे, many a times बहुत बार ऐसा देखा गया है प्लांट्स में, many a times they are used by the plant cells to store chemicals that prevent them from attack by the grazers। चढ़ने वाले जानवरों से बचाने के लिए केमिकल्स का स्टोर इन्हीं वैक्यूल्स में करते हैं, लाइक ग्लाइफोसेट्स,
in Calotropis akvan like alkaloids in the leaves etc. तो ये सभी वैक्यूल के फंक्शंस हैं. इसके अलावा नंबर 6, दे in the plant cells counter the wall pressure so that the cells can be protected against collapsing. क्या होता है, आप देखे हैं सेल वॉल कैसे ग्रो करता है, अंदर की तरफ, है ना, बाहर की तरफ नहीं फैलता है, अंदर की तरफ फैलता है. तो जैसे जैसे सेल वॉल का थिकनेस बढ़ता जाएगा वो क्या करेगा, दबाएगा और सेल को, है ना, साइटोप्लाज्म के लिए जगह कम बनता जाएगा. ऐसे स्थिति में क्या होगा, सेल कोलैप्स करने लगेगा. तो उसके प्रेशर को, इनवर्डली डायरेक्टेड प्रेशर को काउंटर करने के लिए इसके पास कुछ होना चाहिए. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर से ये बाहर के तरफ रिएक्शन फोर्स लगाता है ताकि सेल कोलैप्स ना करे. ठीक है, तो ये एक तरीका है प्लांट सेल्स को एक्सपेंडेड, टर्जिड रखने का. और आप देखें जैसे जो पेरेनकाइमा सेल्स हैं, पेरेनकाइमा सेल्स का डायग्राम आपको याद ही होगा, काफी बड़ा सेल होता था, पॉलीगोनल सेल है, और एक कॉर्नर की तरफ शिफ्टेड रहता था. उसका न्यूक्लियस बड़ा सा सेंट्रल वैक्यूल रहता था. तो वैक्यूल उसे फैलाता है और क्या करता है, अगल बगल में जो स्पेस है तो इजीली वहां से ट्रांसपोर्ट में मदद भी मिलता था. सो दीज आर द some of important functions that the vacuoles are going to serve in the plant cells. यहाँ तक नोट कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ो. अब आते हैं हम लोग सेल ऑर्गेनेल में राइबोसोम्स. तो प्रोकैरियोट्स में हम लोग राइबोसोम्स देखे हैं, यूकैरियोट्स में भी राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं. और क्यों नहीं होंगे, बिकॉज दीज आर द स्ट्रक्चर्स व्हिच विल एनेबल द सेल टू सिंथेसिस द प्रोटीन. ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जरूरी है. प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में बड़ा सिमिलरिटी है इस पॉइंट पे कि राइबोसोम दोनों में होता है और दोनों का प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होता है, तो साइटोप्लाज्म में ही होता है. ऐसा नहीं है यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस है तो सारा कार्यक्रम न्यूक्लियस ही कर लेगा, नहीं, जो साइटोप्लाज्म का फंक्शन है वो साइटोप्लाज्म में ही होता है, लेकिन और भी सुरक्षित ढंग से. प्रोकैरियोट्स में क्या है, क्योंकि उसका शॉर्ट लाइफ होता है इसलिए बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन की ओर नहीं जाता, है ना, बना शॉर्ट पीरियड ऑफ लाइफ है, इसलिए जितना जल्दी हो सके, अगर उस दौरान वो डिग्रेड हो जा रहा है तो नया बना रहा है. यूकैरियोटिक सेल्स में क्या है, एक जो बना है बार बार बनाने में उसे एनर्जी खर्च करना पड़ता है, इसलिए वो एनर्जी इकोनॉमी की ओर जाता है. प्रोकैरियोटिक सेल्स एनर्जी इकोनॉमी और इंस्टेंट यूज दोनों के बीच में बैलेंस बनाकर चलता है. एनिमल और प्लांट सेल्स में इंस्टेंट यूज से ज्यादा उसका एनर्जी इकोनॉमी जरूरी है, बिकॉज इट हैज टू सर्वाइव फॉर लॉन्गर, लंबे समय तक जिंदा रहता है. तो लंबे समय तक जिंदा रहने के लिए उसके पास अगर एनर्जी स्टोर नहीं होगा तो काम कैसे करेगा. इसीलिए बनाए हुए प्रोटीन को लंबे समय तक बना के रखना है. और इसीलिए देखिएगा 12th में वो कैसे हथकंडे अपनाता है जिससे कि एक बार प्रोटीन बना तो लंबे समय तक चले, वो डिग्रेड नहीं. ठीक है, और यही वजह है कि उसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में फर्दर इमीडिएट प्रोटीन को भेज देना पड़ता है ताकि वो मॉडिफाई हो सके, फोल्ड हो, मॉडिफाई हो, और फिर गोल्गी से उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाता है जहां पे उसको ट्रांसपोर्ट होकर पहुंचना है. प्रोकैरियोटिक सेल्स में ऐसा नहीं है फोल्डिंग नहीं होता है, फोल्डिंग होता है, लेकिन फोल्डिंग होने के साथ साथ इमीडिएट उसे बाहर निकाल दिया जाता है, उसे बहुत ज्यादा मॉडिफिकेशन नहीं हो. राइट,
तो अब देखिए राइबोसोम्स, इसकी खासियत है इट इज द कॉमन ऑर्गेनेल इन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल बोथ। दोनों में ये कॉमन स्ट्रक्चर है। दूसरा, इन प्रोकैरियोटिक सेल और इन यूकैरियोटिक सेल साइज ऑफ राइबोसोम, number of subunits, larger subunit, smaller subunit। अगर इस तरीके से एक हम लोग कॉलम ड्रॉ करें, मतलब एक टेबल बनाए, तो प्रोकैरियोटिक सेल में नंबर साइज ऑफ राइबोसोम क्या आएगा 70s टाइप, और यूकैरियोटिक सेल में ये आता है बड़ा है 80s टाइप। ठीक है, 70s क्या होता है ये हम लोग जानते हैं। इसमें नंबर ऑफ सब यूनिट्स कितने हैं, 2, लार्ज एंड स्मॉल। इसमें भी वही, एक बड़ा और एक छोटा, और 2 सब यूनिट टोटल होते हैं। लिखते हुए चलिए, लार्जर सब यूनिट का साइज इसमें प्रोकैरियोटिक सेल में होता है 50s और इसमें होता है 60s। स्मॉलर सब यूनिट का साइज प्रोकैरियोटिक सेल में होता है 30s, तो इसमें होता है 40s। तो हियर वी सी द डिफरेंस, है ना। इन बोथ this is the organelle without any membrane cover। किसी मेम्ब्रेन कवर की इसे आवश्यकता नहीं है, ये ओपन रहता है विदाउट कवर्ड। फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द आयन Mg2+ मैग्नीशियम is needed for the assembly of the both subunits। इसलिए मैग्नीशियम आयन एक कंट्रोल पॉइंट की तरह राइबोसोम के फॉर्मेशन में या राइबोसोम के फंक्शनल फॉर्म में आने का, है ना, एक रेगुलेटर है। अगर मैग्नीशियम आयन घटा दिया जाए राइबोसोम का क्या होगा, डाइमराइजेशन। दोनों यूनिट आपस में जो जुड़ रहे हैं, डाइमर कलर है, ये डाइमराइजेशन रोक सकते हैं अगर मैग्नीशियम को कम कर दिया जाए या मैग्नीशियम को खींच लिया जाए। तो मैग्नीशियम की कमी से देख लीजिए राइबोसोम का एसोसिएशन नहीं होगा, और अगर राइबोसोम घट गया मतलब एसोसिएट नहीं हुआ, तो फिर उसका परिणाम क्या होगा, प्रोटीन की कमी, प्रोटीन डेफिशिएंसी हो जाएगी। फंक्शन, अच्छा एक चीज और, इसके कंपोजिशन में ये बात तो लिखा ही नहीं, कंपोजिशन मेड ऑफ rRNA एंड RNPs। अब ये rRNA क्या है, ये है राइबोसोमल आरएनए, मतलब ऐसा आरएनए जो राइबोसोम के लिए चाहिए, राइबोसोम को बनाने के लिए जो आरएनए चाहिए, दैट इज कॉल्ड rRNA। एंड RNP ये है राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, RNP, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन।
तो प्रोटीन और आरएनए के कॉम्बिनेशन से राइबोसोम्स बनते हैं, ठीक है। राइबोसोम, सॉरी, राइबोसोमल आरएनए, नॉट राइबोसोम, राइबोसोमल आरएनए, इनके कॉम्बिनेशन से आरएनए बनते हैं। बोलिए कहाँ कहाँ डाउट है? राइबोसोमल आरएनए अलग होते हैं, मैसेंजर आरएनए से राइबोसोमल आरएनए अलग होता है, वो डिफरेंट है। आप जब आगे बढ़ेंगे, हायर क्लासेस में जाएंगे, मतलब 12th पे जाएंगे, तो आपको मालूम चलेगा टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स, वहां पे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इसीलिए। डू करने का मतलब जो ऊपर है वही नीचे, सेम टू सेम। यहां तक लिखिए। अब एक चीज है, अच्छा यहीं पे हो जाएगा, इसका फंक्शन helps in synthesis of protein in cytoplasm. In prokaryotes, its synthesis protein in cytoplasm, but in eukaryotes, यानी एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल्स, इट डज द सेम, यही काम करता है, बट एट द surface of ER, making it rough ER, RER, है ना। तो RER बनाकर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाकर सरफेस पे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे, और जो कि साइटोप्लाज्म में ही है, तो सरफेस पे प्रोटीन सिंथेसिस करता है, ठीक है। इस तरीके से दोनों के बीच में काम तो वही है, लेकिन थोड़ा सा स्पेशलाइजेशन का अंतर आ जाता है, ठीक है। यहां तक नोट कीजिए, तब तक ऊपर का हम साफ करें। दिस इज हाउ राइबोसोम्स आर। शुरुआत देखिए कैसे की है, हम लोग देखे सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स, उसके बाद अभी देख रहे हैं जिसमें कि मेम्ब्रेन है ही नहीं। इसके अलावा और भी कुछ आपको सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स मिलेंगे जिन्हें हम माइक्रोबॉडीज कह सकते हैं। नेक्स्ट होगा माइक्रोबॉडीज। These are microscopic single membrane bound structures found in यूकैरियोटिक सेल्स। ये यूकैरियोटिक सेल्स में सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर की तरह पाए जाते हैं। दे इंक्लूड पेरोक्सिसोम्स, ग्लायोक्सिसोम्स etc.
यहीं से देखें पेरोक्सिसोम क्या करता है। They protect the eukaryotic cells from the toxic effect of peroxy-free radicals and other oxygen derivative free radicals. केमिस्ट्री पढ़े ही है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पोर्शन 11th का हुआ ही होगा, तो उसमें फ्री रेडिकल के बारे में समझे ही होंगे क्या होते हैं। और अच्छे से बोलिए, सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए बेटर टर्म होगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सिंगल इलेक्ट्रॉन के तो हाइड्रोजन को आप कह दीजिएगा फ्री रेडिकल है, उसमें तो सिंगल इलेक्ट्रॉन है, नहीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तब। और उस क्या कहते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का जो कंटेन करने के बाद कंडीशन होगा जिस एटम पे वो पाया जा रहा है वो हाईली एक्टिव हो जाएगा, किसी भी तरीके से उसका पेयरिंग चाहेगा। इसीलिए फ्री रेडिकल्स आर एज रिएक्टिव एज द आयंस, उसी की तरह ये काम करते हैं, उसी तरह रिएक्टिव होते हैं। इसीलिए ऑक्सीजन जो है यूज तो यूकैरियोटिक सेल्स करता है, क्योंकि आप रेस्पिरेशन मोड में देखे हैं कि ऑल टुगेदर माइटोकॉन्ड्रिया के मदद से जब ऑक्सीजन का यूज करके है ना एनर्जी जनरेशन किया जाता है तो एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज से 36 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी जनरेट करता है। इट्स ह्यूज। सिर्फ ग्लाइकोलिसिस पे अगर डिपेंड रहते तो इतना एटीपी जनरेट नहीं कर सकते थे। 18 गुना ज्यादा एटीपी जनरेट हो पाता है अगर हम एरोबिक रेस्पिरेशन की ओर जाते हैं, 18 दूनी 36। लेकिन उसका बैड इफेक्ट क्या है कि ऑक्सीजन इज ए वेरी और हाईली रिएक्टिव स्पीसीज, बहुत ही रिएक्टिव होता है। आप ऐसे देखिए, फ्री फॉर्म में आयरन अगर पड़ा हुआ मिला तो उसमें जंग लग जाता है, रस्टिंग हो जाता है, बिकॉज ऑफ रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन विद द। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर कॉपर के सरफेस को देख लीजिए, लगातार वाटर के कांटेक्ट में अगर रहेगा तो देखिएगा ग्रीनिश हो जाता है। उसके बाद फिर आप और भी किसी भी मेटल को देख लीजिए, एल्युमिनियम के में कटोरे में अगर लंबे समय तक पानी रखा हुआ रहा, इट इरोड्स, रिएक्शन हो जाता है। तो ऑक्सीजन इज एवरीवेयर, और 21% ऑक्सीजन आपका एटमॉस्फेरिक है ना गैस कंस्टिट्यूट कर रहा है, इट इज देयर, और ये रिएक्टिव है। अब इसको सेल के अंदर ले आ रहे हैं तो इसके लिए तो बहुत सारे एवेन्यूज हैं जहां से वो रिएक्शन कर सकता है, लाइक द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लाइक द डीएनए, इन्हें ब्रेक कर सकता है। तो उसके प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास कुछ चाहिए, दिस इज वन पेरोक्सिसोम दैट हेल्प्स इट। अलोंग साइड इसका दूसरा काम है, इट हेल्प्स इन डाइजेस्टिंग small fats, fatty acids actually. So helping mitochondria in fatty acid digestion. फैट्स जब टूटेगा तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूटेगा, ग्लिसरॉल तो फिर चैनलाइज हो जाएगा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनाकर, जो ग्लाइकोलिसिस में 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट इंटरकन्वर्टेबल थे। एक एंजाइम का नाम लिखाए थे ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज, अगर आप लोग को याद है, टीपीआई। और उसके बाद फिर दो मॉलिक्यूल 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बनता था जो कि 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरेट बन जाता था, और वहां से पे ऑफ फेज शुरू होता था, याद है ना। तो
ग्लिसरॉल उस तरीके से चैनलाइज हो जाएगा। व्हाट अबाउट द फैटी एसिड? फैटी एसिड टूटेंगे टुकड़ों में, दो दो कार्बन के यूनिट के रूप में, और ये एसिटाइल कोएंजाइम में बनाएगा फैटी एसिड। तो स्मॉल फैटी एसिड जो होते हैं उन्हें माइटोकॉन्ड्रिया डाइजेस्ट नहीं कर पाता, क्योंकि उसके लिए एंजाइम उसके पास नहीं होता। तो उसके लिए एंजाइम इसमें रहता है, और इस तरीके से 100% फैट डाइजेशन में सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स सक्सेसफुल होता है। सो दिस इज the credit for this is going to the peroxisome that helps the cells or eukaryotic cells to completely digest the fatty acids। ठीक है, ये इसका काम है। अब है ग्लायोक्सिसोम। दे आर कन्फाइंड, पाए जाते हैं पूरी तरह से कन्फाइंड टू द प्लांट्स, प्लांट सेल्स। ये पूरी तरीके से प्लांट सेल्स में ही पाए जाते हैं। एंड दैट टू स्पेशली द एम्ब्रायोज, एम्ब्रायो क्या कहें, सीड कहना चाहिए, स्पेशली सीड्स contain them to hydrolyze, reserve food, and once the cells are able to divide in meristem of root and shoot, मतलब radical and plumule जो कि सीड में होंगे, दे मतलब ग्लायोक्सिसोम्स, convert into peroxisomes। इनका ग्लायोक्सिसोम की तरह काम खत्म, अब ये पेरोक्सिसोम का रोल प्ले करने लगे। सो इन दिस वे दे आर हेल्पिंग द प्लांट सेल्स टू सस्टेन द डिफरेंट कंडीशंस। यहां तक नोट करें। अब थोड़ा सा देख लें साइटोस्केलेटन को। ऐसे तो एक बार हम लोग देख ही चुके हैं साइटोस्केलेटन और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ड्यूरिंग द बाउंड्री डिस्कशन, है ना। और बाउंड्री डिस्कस करते समय ये हम लोग पाए थे कि ये जो साइटोस्केलेटन है और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, इनका ज्यादा प्रोफाउंड यानी विस्तृत कार्यक्रम या सपोर्ट किसके लिए चलता है, तो एनिमल सेल्स के लिए। प्लांट सेल्स में नहीं होते, ऐसी बात नहीं है, उसमें भी होते हैं, पर इनका रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनिमल सेल्स में बनिस्पत के प्लांट सेल्स में, क्योंकि प्लांट सेल्स या प्लांट एज ए होल एक जगह से दूसरे जगह मूव नहीं करता, है ना। और जरा सोचिए, वैक्यूल में जितना ऑक्सीजन रखा उससे वो टोटल डार्क पीरियड को कैरी ऑन कर जाता है वो सेल। इसका मतलब है कि उसमें रेट ऑफ रेस्पिरेशन काफी स्लो है कि नहीं, तभी ना कम ऑक्सीजन का जरूरत पड़ रहा है। ज्यादा ऑक्सीजन जरूरत कब पड़ेगा, जब रेट ऑफ रेस्पिरेशन फास्ट होगा, पर उसे कभी इसका जरूरत नहीं पड़ता ज्यादातर केस में। रीजन क्या है, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव ही नहीं करते, तो उतना एनर्जी जनरेट करेगा क्या करके। आई मीन एनर्जी जनरेशन का तब जरूरत है ना, जैसे हम है, हमारे पास कोयला भरा हुआ है, अब मेरे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का उतना खपत ही नहीं है, तो सब कोयला जला के यहाँ इलेक्ट्रिसिटी जन्म कर ले, उसको हम स्टोर तो कर नहीं सकते। लाइक दैट, उसी तरह से एटीपी को स्टोर करना भी एक भारी काम है, उसमें बहुत मेहनत करना पड़ता है। सेल को बना के रखते जरूर हैं, पर वो टूट न जाए
क्योंकि बहुत ही फ्रेजाइल मॉलिक्यूल है। और उसके टोटल स्ट्रक्चर को आप देखेंगे 12th में, जब हम लोग बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे 11th वाला, वहाँ जब हम लोग को मॉलिकुलर बायोलॉजी वाला चैप्टर पढ़ना होगा, उसके पहले उसको देखेंगे तो और अप्रिशिएट करेंगे। तो आप देखेंगे इतना एक बित्ता का तो स्ट्रक्चर है, इतना बड़ा स्ट्रक्चर नेचुरल कंडीशन में, नॉट इनसाइड द सेल्स, एक्चुअली नेचर में फ्री फॉर्म में कैसे रह पाएगा? नहीं रह पाएगा, वो टूट जाएगा। तो उसके सस्टेनेबिलिटी के लिए वो बने हुए रहे, उसके लिए प्लांट को, सेल्स को, आई मीन प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, इवन द बैक्टीरिया आल्सो, दे हैव टू डू ए लॉट ऑफ थिंग्स। ये एडजस्टमेंट करने के लिए उसे एनर्जी चाहिए। लेकिन कहने का मतलब है कि एटीपी अगर ज्यादा जमा रखेगा तो ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, और उसके पास साधन है, उन मॉलिक्यूल्स को अगर स्टोर कर ले, जो फूड मटेरियल्स हैं उनको अगर वो स्टोर कर ले, तो जब एटीपी का प्रोडक्शन जरूरी होगा, साइकिल चला के एटीपी बना लेगा। तो एटीपी एक लिमिटेड फॉर्म में स्टोर इसीलिए करता है ताकि एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब रिक्वायरमेंट ज्यादा आ गया, कैसे होता है, जैसे अचानक से हमको कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला तो हमारे फैक्ट्री में प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ जाता है, और अगर नॉर्मल सब कंसाइनमेंट मिल रहा है, मतलब प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए नॉर्मल ऑर्डर मिल रहा है, तो स्लो स्केल में काम चलता है। उसी तरह से सेल में भी होता है, राइट। तो हम लोग देख रहे थे ये साइटोस्केलेटन, जिनका कि एनिमल सेल्स में ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। तो दे इंक्लूड द फॉलोइंग: एमएफ, एमटी, आईएफ। इस तरीके से याद रखिएगा। यहां देखिए दोनों जगह एम, और यहां देखिए एफ और एफ, तो याद रहेगा। एमएफ स्टैंड्स फॉर माइक्रोफिलामेंट्स, एमटी स्टैंड्स फॉर microtubules, IF stands for intermediate filaments. Composition: microfilament mostly of actins, मायोसिन्स। अब बोलिएगा ये तो मसल्स में पाए जाते हैं, तो हाँ, मसल में भी यही माइक्रोफिलामेंट्स यूज होते हैं। एमटी माइक्रोट्यूब्यूल, कंपोजिशन ट्यूब्यूलिन प्रोटीन, और इंटरमीडिएट फिलामेंट ये बने होते हैं केराटिन फाइबर्स, न्यूरोफिलामेंट्स, ग्लियल फिलामेंट्स, एटसेट्रा। थोड़ा कंपोजिशन जान लेना चाहिए, इनसे बने हुए होते हैं। स्टेटस, इसमें बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरह के होते हैं, कैसा दिखेगा, लाइक दैट। एक्सट्रीमली फाइन स्ट्रक्चर्स, बहुत ही पतले स्ट्रक्चर्स होते हैं। ट्यूब्यूलिन प्रोटीन, दे आर monomers polymerize to produce
माइक्रोट्यूब्यूल यूनिट्स, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल का जो यूनिट है उसको प्रोड्यूस करने में ट्यूबुलिन प्रोटीन का जरूरत पड़ता है। केराटिन फाइबर्स ये क्या होते हैं? दीज आर थिक फाइबर्स ऑफ प्रोटीन्स नियरली और टोटली इनएक्सपेंडेबल, फैला नहीं सकते हैं इनको। नियरली इनएक्सपेंडेबल, फैलेंगे नहीं, जैसे हैं जो स्ट्रक्चर है वैसे ही रह जाएंगे। यहां तक नोट कीजिए, इनको याद रखिएगा, इसीलिए टेबुलर फॉर्म में दे दिए। चलिए आगे बढ़े। तो साइटोस्केलेटन, इनके जो तीन मेजर यूनिट्स हैं, माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, इनके कंपोजिशन और इनके स्टेटस समझ में आ गए। अब देखिए क्या क्या काम करते हैं। एमएफ माइक्रोफिलामेंट फंक्शन are responsible for generation of motion in the cells. For example, in cells of animal like neutrophils, टिश्यू मैक्रोफाजेस, अब तो ये सब हम लिख ही सकते हैं, टिश्यू मैक्रोफाजेस एटसेट्रा, एमीबा, they do movement या locomotion by their help. ये क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन करने में हेल्प करते हैं। दूसरा, दे आर हेल्पिंग द एनिमल सेल्स ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस इन सेल डिवीजन। साइटो मतलब हो गया सेल, सेल्स, साइटोप्लाज्म, यहां पे काइनेसिस डिवीजन, यानी साइटोप्लाज्म के डिवीजन में, साइटोप्लाज्म को दो बराबर हिस्से में बांटने में दे आर द इंस्ट्रूमेंटल, यही वो काम कर पाते हैं इसकी वजह से, एटसेट्रा। और भी बहुत रोल है, मसल कॉन्ट्रैक्शन वगैरह। माइक्रोफिलामेंट हो गया। अब आइए माइक्रोट्यूब्यूल, दे फॉर्म स्पिंडल फाइबर्स, एस्ट्रल रेज, फ्लैजिला, यूकैरियोटिक, सीलिया, एटसेट्रा। और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, आईएफ, केराटिन, form the hair, nail, horn, hoof, cornea, etc. Neurofilaments, the axon, the axonal network,
डेंड्राइट एटसेट्रा, ये बनाते हैं। ग्लियल फिलामेंट्स प्रेजेंट इन द ग्लियल सेल्स, और ग्लियल सेल्स एक प्रकार के नर्व सेल है जो कि उनके प्रोटेक्शन के लिए और बहुत हद तक न्यूरॉन्स के रिपेयर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। नोट कीजिए, ऊपर का मिटा दे, साइटोस्केलेटन वाला ये हिस्सा हो गया होगा। एस्ट्रल रेज, फिर स्पिंडल फाइबर्स, ये सब बनते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन। अब आ जाएंगे हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया, और एक तरफ प्लास्टिड्स। कंपैरेटिव स्टडी कर लें एक साथ, दोनों में बहुत सारी सिमिलरिटीज, बहुत सारे डिफरेंसेस दिखेंगे, तो आसान हो जाए। हो जाए तो बताइए। ये लोग हैं हमारे भावी डॉक्टर्स। बात करने के लिए कौन बोला? 1.5 घंटा जिसमें पेशेंस नहीं है। देखिए, फाउंड प्रेजेंट इन एनिमल एंड प्लांट सेल्स बोथ, present in plant cells only. Types: chloroplast, chromoplast, ल्यूकोप्लास्ट। 10 टाइप है, इतना आप जानते हैं इसलिए आप साथ में लिख भी सकते हैं। क्लोरोप्लास्ट डज फोटोसिंथेसिस, chromoplast does storage of कलरफुल मॉलिक्यूल्स। ये कलरफुल मॉलिक्यूल को स्टोर करता है, लाइक कैरोटीनॉइड्स, xanthophylls, giving color to the plant body. As for example, tomato, chili, etc. आप बोल ही दिए तो हम बोले नहीं। ल्यूकोप्लास्ट does storage
of food. Three types of food are to be stored. Starch यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स एंड और ऑयल्स। तीन तरह के फूड स्टोर किए जाते हैं सेल्स में, कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च, प्रोटीन और फैट्स। एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप है स्टार्च, इसीलिए हम लोग स्टार्च कार्बोहाइड्रेट ऑल्टरनेटिवली यूज करते हैं। The leucoplast is, तो ये क्या हो गया, ये ग्रीन होता है, ग्रीन इन कलर, और ये होता है कलरफुल, और ये होता है व्हाइट और ट्रांसपेरेंट। तीनों के अलग अलग कलर है और इनको जो डिफरेंशिएट किया गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर। अब है क्या, ल्यूकोप्लास्ट स्टोरिंग स्टार्च, ये कहलाते हैं एमाइलोप्लास्ट। स्टोरिंग प्रोटीन called एल्यूरोप्लास्ट। स्टोरिंग फैट्स और ऑयल एलाइयोप्लास्ट। इस तरह से इनका नामकरण है, याद रखना होगा। एल्यूरोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट, एलाइयोप्लास्ट, सब ए से है, यहां तक नोट कीजिए। प्लास्टिड के फंक्शंस के आधार पे इनका क्लासिफिकेशन तो देख लिए। अब है क्या, इसमें जो सबसे ज्यादा हम लोग स्टडी करते हैं जिस प्लास्टिड के बारे में, वो है क्लोरोप्लास्ट, और पूरा का पूरा फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट बेस्ड ही हम लोग देखे हैं, है ना। तो इसीलिए हम लोग क्लोरोप्लास्ट को प्लास्टिड रिप्रेजेंटेटिव बनाकर माइटोकॉन्ड्रिया के साथ स्टडी करेंगे कंबाइंड। इसी में हम लोग को इसके बीच में सिमिलरिटी और डिफरेंसेस दोनों दिख जाएंगे। तो देखिए सेकेंड स्कोप में हम लोग बनाते हैं क्या, दोनों के डायग्राम, अल्ट्रास्ट्रक्चर। अल्ट्रास्ट्रक्चर कहने का मतलब है कि ये हमें दिखाई पड़ेगा अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, दे आर नेवर विजिबल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप से कभी नहीं दिखेगा, इतने छोटे होते हैं। आप दो अलग पेज में बनाइएगा।
तो आपको यहाँ से आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन मिल गए, राइट। तो यहाँ पे आपको सिमिलरिटी दिख रहा नहीं, आपका होमवर्क होगा, आप खुद से करेंगे, दोनों में सिमिलरिटी देखना, लिस्ट बनाइएगा, दोनों में सिमिलरिटी, दोनों में डिफरेंसेस, ठीक है। तो एक चीज कॉमन पा रहे हैं क्या, दोनों में आउटर और इनर मेम्ब्रेन होता है, दिख रहे, दोनों में इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होता है, लेकिन आउटर मेम्ब्रेन चाहे जैसा हो, इनर मेम्ब्रेन में डिफरेंस आ रहा है। इसका इनर मेम्ब्रेन में, माइटोकॉन्ड्रिया वाले में इनर फोल्डिंग होता है, ये हम लोग बना रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया, याद रखिए। और ये प्लास्टिड में हम लोग यहां अब लेकर आए हैं द क्लोरोप्लास्ट। से कंफ्यूज नहीं करना है कौन किस पे जा रहा है। इनर मेम्ब्रेन में इनर फोल्डिंग होता है अंदर के तरफ, और ये फोल्डिंग इसका सरफेस एरिया बढ़ा देता है, जबकि ऐसा इसके पास कोई स्कोप नहीं है, इनर मेम्ब्रेन ये काम नहीं करता। लेकिन इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर फिर करामात रहता है, कुछ अलग रहता है, ऐसे पिलर लाइक स्ट्रक्चर्स रहते हैं या स्टैक्ड स्ट्रक्चर्स रहते हैं। ऐसा इसमें नहीं होता। अब बारी बारी से देखें, ये है स्पेस इनसाइड इनर मेम्ब्रेन, ये भी है स्पेस इनसाइड इनर मेम्ब्रेन। इसका नाम है मैट्रिक्स, ये भी मैट्रिक्स। इसमें फ्लूइड रहता है, फ्लूइड ऑफ मैट्रिक्स, इसमें भी फ्लूइड रहता है, फ्लूइड ऑफ मैट्रिक्स। इस फ्लूइड ऑफ मैट्रिक्स के लिए जो नाम यूज किया गया है दैट इज स्ट्रोमा, और इस फ्लूइड के लिए जो नाम यूज किया गया है उसे कहते हैं माइटोसोल, फ्लूइड ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोसोल। ये जो आप देख रहे हैं ये है F0 F1 पार्टिकल्स, और इसी को कहते हैं कॉम्प्लेक्स 5। चूंकि रेस्पिरेशन पढ़ चुके हैं ये बात हम लोग बोल सकते हैं, ये कॉम्प्लेक्स 5 हैं, और ये यहां से लेके यहां तक रेस्पिरेटरी कॉम्प्लेक्सेस, ये हैं रेस्पिरेटरी कॉम्प्लेक्सेस। अब यहां देखिए ये जो स्टैक है, ये जो थाक लगा हुआ है, इसे कहते हैं ग्रैनम। ये हो गया सिंगुलर ग्रैनम, और इसका जो एक यूनिट है, इस यूनिट को यूनिट ऑफ ग्रैनम, इसको कहा जाता है थाइलाकॉइड, ठीक है, ऐसे पोजीशनिंग है। एंड दिस इज मेम्ब्रेन of thylakoid, and this is lumen
ऑफ थाइलाकॉइड। ये जो आप प्रोजेक्शंस देख रहे हैं, इनर फोल्डिंग्स ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इसे कहा जाता है CRYSTA, क्रिस्टा। ये सिंगुलर हो गया, ये हो गया सिंगुलर। और उधर ग्रैनम, ये सिंगुलर, SINGULAR, सिंगुलर। और इसका प्लूरल ग्राना, इसका प्लूरल क्रिस्टी। ठीक है। अब यहां देखिए, यहां एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये है ज्वाइनिंग बिटवीन एडजेसेंट ग्रैनम, और इसे कहा जाता है स्ट्रोमा लैमिला। अगेन दिस इज सिंगुलर, इसे सिंगुलर कहा जाता है, स्ट्रोमा लैमिला। So this is ultrastructure of mitochondria and this is ultrastructure of chloroplast। यहां तक पूरा कीजिए।